नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन नेपाल। अगर आप अपने नेपाल में कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, अपनी दुकान, अपना ऑफिस या किस तरह से अपना वहाँ पे एक एंटिटी ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो है आपके काम की। तो टॉप उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या है आपका, अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी नेपाल में। टाइप ऑफ एंटिटी, जो लीगल एंटिटी है, चार टाइप की नॉर्मल लीगल एंटिटी है वहाँ पे, वो कौन कौन सी टाइप की कंपनी है। अगर टेक्निकल रिसर्च की बात करूँ तो ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है नेपाल के बारे में, और आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आप नेपाल में अपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेकर आए, छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें कि नेपाल में अगर आप जा रहे हैं एज इंडियन, आप नेपाल में जा रहे हैं, नेपाल में अपना बिजनेस, वैसे तो एक ये मैं क्लियर कर दूं कि वहां जाने के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए कोई वीजे की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कोई आपको बिजनेस कोई आपको वीजा की जरूरत नहीं। आप जाइए आराम से अपना आधार कार्ड की अगर बात करें, आधार कार्ड भी वहां चलता है, तो आधार कार्ड नहीं चलता है, आपको पासपोर्ट ही लेके जाना पड़ेगा। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, एक नंबर 1 पे आता है कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओनर है, तो वहां पे क्या लेबर सस्ती है नेपाल में, तो कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वहां पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लेबर आपको सस्ती मिल जाती है। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, सभी टाइप की लेबर, जो मैन पावर है, लेबर है, आपको सस्ता मिल जाता है। तो इसलिए आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में अच्छा पैसा बना सकते हैं। वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी देखने को मिल रही है। ट्रैवल एजेंसी वहां पे बहुत अच्छी चलती है। टूर एंड ट्रैवल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप टूर गाइड हैं या फिर आप एक कंपनी है जो कि ट्रैवल एजेंसी चलाती है या फिर टूर का काम करती है, तो वहां पे बहुत सारे माउंटेन है, हिल एरिया, डेंस ग्रीन जंगल्स हैं, एरियाज है, हिल्स हैं, तो बहुत सारे लोग, विदेशी लोग घूमने आते हैं। तो यही उनका टूरिस्ट बिजनेस भी बहुत अच्छा वहां पे चलता है। वहां पे इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, सर्विस इंडस्ट्री में आता है ये। तो माउंटेन्स और हिल्स और डेंस हिल्स को देखने के लिए बहुत दूर दूर से, क्योंकि बर्फ वगैरह भी रहता है वहाँ हिली एरिया पे, तो वो देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो अगर आप ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल में आपको अगर एक्सपीरियंस है, तो आप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं नेपाल में, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर डिजिटल मार्केटिंग के आप एक्सपर्ट हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग जैसे हिंदुस्तान में भी ग्रोइंग बिजनेस चल रहा है, नेपाल भी सेम टाइप की कंट्री है, लगभग ग्रोइंग कंट्री है, तो वहां भी डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अभी स्कोप है। तो वो सैचुरेट नहीं हुआ, अभी वहां बहुत स्कोप है, आप वहां पे अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नेपाल में। अगर मैं बिजनेस कंसल्टेंट की बात करूं, जैसे हम भी एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, हम लोगों को बताते हैं आप अपना बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो बिजनेस कंसल्टेंट अगर आप हैं, आपका एक्सपीरियंस बिजनेस कंसल्टेंट है, तो आप नेपाल में भी बहुत सारे नए नए एंटरप्रेन्योर डेवलप हो रहे हैं, उनको आप गाइड कर सकते हैं, एक सही मार्ग दिखा सकते हैं, एक पाथवे जनरेट कर सकते हैं उनके लिए, उनके लिए एक रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं कि आप किस तरीके से आगे मूव करेंगे, कैसे अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, एनहेंस करेंगे। तो आप बिजनेस कंसल्टेंट की तरह आप वहां पर अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन ट्रेनिंग की, जैसे हम लोग भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, जैसे 5 PM to 6 PM हमारा इवनिंग बैच चलता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चल रहा है 3 दिन से कंटिन्यू, 3 दिन हो गया, आज 4th डे है। नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 14th ऑफ जून को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप रजिस्टर कर दीजिए और आप 14th ऑफ जून से अपना ट्रेनिंग चालू कर सकते हैं। 14th ऑफ जून आप डेट याद रखिए। सॉफ्टवेयर रीसेलिंग बिजनेस, अगर आप आईटी इंजीनियर है या फिर आईटी का कुछ एक्सपीरियंस है, आप सॉफ्टवेयर का कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर रीसेलिंग की, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी से आप लेके उसको मार्केट में रीसेल करना, वो भी वहां पर काम अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन स्टोर की बात करें तो ये हर किसी कंट्री में आफ्टर कोविड तो ऑनलाइन स्टोर्स की तो हर जगह डिमांड होगी। हिंदुस्तान में भी आप देखिए ऑनलाइन लोग ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो ऑनलाइन स्टोर भी आप अपना ओपन कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के आप प्लानर बन सकते हैं, जैसे कोई नेता आ रहा है, कोई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कहाँ पे रेड कारपेट बिछेगा, कहाँ पे फूल होने चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर्स भी आउटसोर्स कर देते हैं, किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, किसी कंसल्टेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस इवेंट को आपको मैनेज करना है। तो इवेंट प्लानर भी आप बन सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की आप दुकान खोल सकते हैं, वहाँ पे मॉल्स खोल सकते हैं। तो रेडीमेड गारमेंट आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट कीजिए। वैसे तो इंपोर्ट जितना भी नेपाल कर रहा है उसका 68%, अराउंड
अराउंड 70% मान लीजिए, 68.5% वो हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल, नेपाल से वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो आप इंडिया से आप वहाँ पे अपनी कंपनी ओपन कीजिए, अपना बिजनेस रजिस्टर कीजिए। आगे हम बात करें कौन कौन सी टाइप की कंपनी आप वहाँ पे ओपन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, लीगल एंटिटी। तो आप गारमेंट्स का अगर काम करते हैं या फिर रेडीमेड गारमेंट टेक्सटाइल का आप काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे दुकान खोल के, अपना ऑफिस खोल के आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट की, उससे दो फायदे होंगे। एक तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, सेकंड वहाँ पे आप अपना इनकम भी जनरेट करेंगे, वहाँ का पैसा भी हमारी कंट्री में आएगा। अगर मैं बात करूँ मेंटेनेंस सर्विस की, तो इसमें मार्जिन थोड़ा सा कम है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन अच्छा मिल जाता है। लेकिन आप अगर आपका मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है, जैसे व्हीकल मेंटेनेंस का, जो कार मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री का कोई मेंटेनेंस, कोई टेक्निकल मेंटेनेंस, कोई मशीन का मेंटेनेंस, हाउस मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ये सब आप अगर सर्विस देते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना बिजनेस नेपाल में। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर एंड एग्रो बिजनेस की, तो जो एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे जमीन सस्ती मिलती है, लैंड कॉस्ट सस्ती है, तो एग्रीकल्चर बिजनेस वहाँ पे, वैसे तो ये भी मैं बताऊँ आपको कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करा अराउंड 24% कंट्रीब्यूट करा, जो कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ओनली 16%, जो कि हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारा 16% कंट्रीब्यूट करा हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन वहां पे 24%। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां फार्मिंग कितनी ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर वहां पे कितना ज्यादा होता है। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, हिंदुस्तान से जाके वहां पे आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के बाद अगर वहां आप बिजनेसमैन हैं तो आप एग्रो बेस्ड बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करके फिर रीपैकेजिंग करके आप लोकल मार्केट में सेल करें, वो भी बिजनेस वहां अच्छा चल रहा है। रेस्टोरेंट आप ओपन कर सकते हैं, अगर रेस्टोरेंट्स का आपका ओपन एक्सपीरियंस है। आप ग्रोसरी शॉप ओपन कर सकते हैं और हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा आप इंपोर्ट कीजिए और वहां पर लोकल मार्केट में बेचिए, उससे डबल फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, हमारी कंट्री का भी फायदा होगा। ड्रॉप शिपिंग का काम आप कर सकते हैं, इससे प्रोडक्ट लिया उसको दिया, इससे प्रोडक्ट लिया उसको दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फास्ट फूड्स का दुकान खोल सकते हैं, फास्ट फूड जो खाने वाली, जब बर्गर, हॉट डॉग वगैरह, मैकडोनल्ड की तरह फास्ट फूड भी का भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग का काम बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि टूरिस्ट वहां पे बहुत ज्यादा आते हैं, देखने के लिए आते हैं, अलग अलग डिजाइन के प्रिंटिंग्स के टी शर्ट्स रहते हैं, वो बहुत ज्यादा वहां बिकते हैं, आप उनका भी काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ एंटिटी, यानी लीगल एंटिटी कौन कौन सी है, कौन कौन सी टाइप की कंपनी वहां पे चलती है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे हिंदुस्तान में भी सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक सिंगल बंदा, एक सिंगल डायरेक्टर भी अपना सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी कंपनी ओपन कर सकता है अंडर द प्राइवेट फर्म रजिस्ट्रेशन 1957 में इनका प्राइवेट रजिस्ट्रेशन फर्म एक्ट बना था। तो इजी टू स्टार्ट है, इजी टू कंट्रोल है, इजी टू डिजोल्व है। अगर कुछ आपको नहीं लग रहा कि नहीं जम रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी उसमें अनलिमिटेड है, जो है मेरा है, नुकसान है तो मेरा है, फायदा है तो मेरा है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कुछ कंप्लाइंस नहीं है। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे पार्टनरशिप फर्म आती है। तो पार्टनरशिप फर्म में भी यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड ही आई है। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1963 में जो इनका पार्टनरशिप फर्म का जो एक्ट बना था, उसके अंडर में पार्टनरशिप फर्म आप ओपन कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है और देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स। आप एक भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, एक तो नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टनर है तो मिनिमम 2 तो चाहिए ही, और उससे मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट एज सच। अगर थर्ड नंबर टाइप की कंपनी की बात करें तो थर्ड नंबर पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आती है। नाम से ही पता चल रहा है कि लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है, तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ही लोग बहुत जो विदेशी आते हैं, जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ही वहां पे ज्यादा ओपन करते हैं, और आप भी वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ओपन करें, वही आपको फायदा रहेगा। अंडर द कंपनी एक्ट 2006, यानी जो लायबिलिटी लिमिटेड करना चालू किया 2006 में करना चालू किया, उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक्ट बनाया, यानी अंडर कंपनी एक्ट 2006, तो उसमें आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। और फोर्थ नंबर की बात करें तो कोऑपरेटिव कंपनी है। कोऑपरेटिव मतलब उसमें एन नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रहेंगे, मिनिमम 25 शेयर होल्डर्स रहते हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आती है कि डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं होता, क्योंकि सबसे क्लियरेंस लेना, सबसे बात करनी, सबका डिसीजन एग्रीमेंट होना चाहिए, तो मेजोरिटी जो एग्री डिसीजन होगा वही लिया जाता है। तो वो सब आपके काम की नहीं है, काम की है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वही आप ओपन कीजिए। अगर मैं टेक्निकल
रिसर्च की बात करूं, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है, तो जो टेक्निकल रिसर्च में सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, नॉर्मल कंट्री है, गरीब देश है, एक हिंदुस्तान से भी ज्यादा गरीब देश है। तो इकोनॉमी की अगर बात करें, डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमी 40.44 बिलियन यूएस डॉलर का आता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, 2.9 करोड़ का ही पॉपुलेशन, जिसमें हिंदुस्तानी ही 6 लाख है जो कि वहां पे बिजनेस कर रहे हैं और अलग अलग मेथड से वहां पे रह रहे हैं। लीगली 6 लाख से, इनलीगली और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की, पर कैपिटा इनकम भी नॉर्मल आती है, यानी $1372 पर ईयर कमा रहा है हर एक एवरेज, ऑन एन एवरेज हर एक बंदा जो लीगली रह रहा है नेपाल में या बिजनेस कर रहा है। जीडीपी की बात करूं, बाय डिफरेंट सेक्टर जीडीपी में कितना ग्रोथ कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो मैंने पहले भी बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर वहां पे 24% तक का कर रहा है, यानी 24.5% एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, सर्विस इंडस्ट्री से वहां पे 61.8% आ रहा है। अगर इंडस्ट्री की बात करूं, जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहती है, वो 13.6% का वहां से कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीडीपी में ऑफ नेपाल। अगर मैं बात करूं कि नेपाल कितना इंपोर्ट करता है और कितना एक्सपोर्ट करता है, तो नेपाल अगर इंपोर्ट की बात करूं कि टोटल नेपाल कितना इंपोर्ट करता है, नेपाल 10.03 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है और 741 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, यानी एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है हिंदुस्तान की तरह, यानी एक्सपोर्ट डिफिशिएंट कंट्री है। तो आप ज्यादा से ज्यादा नेपाल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेन इंपोर्टर की पार्टनर की बात करें कि उसके मेन ट्रेडिंग पार्टनर कौन से, तो दो ही ट्रेडिंग पार्टनर है उसके, हिंदुस्तान एंड चाइना। तो और इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर नेपाल। नेपाल हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 68.03% का और चाइना से इंपोर्ट कर रहा है 31.97% का, यानी आप मान सकते हैं कि 70% हमसे और 30% चाइना से खरीद रहा है वो। अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, अगर आप अपनी कंपनी ओपन करते हैं नेपाल में तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, अफोर्डेबल लेबर, यानी जैसे मैंने बताया सस्ता लेबर आपको वहां मिल जाता है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, सभी टाइप की लेबर आपको वहां पे सस्ती मिल जाती है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है इसी कारण से कि आपको लेबर सस्ती मिल जाती है, लैंड की कॉस्ट आपको वहां सस्ती मिलती है। और 2004 में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने SEZ चालू किया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पे अपनी कंपनी ओपन करती है, तो उसका भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि लोकल में बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सप्लोर करना चाह रहा है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ उसमें आप एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।